छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल हमें मिल चुके हैं और अंशुल जी और प्रशांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल जी भी अब हमारे साथ उपलब्ध हैं। अंशुल जी, इंडेक्स पर पहले आपका मूव सर, क्या देख रहे हो आप इंडेक्स पर? सर इंडेक्स में जैसा हम लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, बैंक निफ्टी पे ऑल टाइम हाई ये आ चुका है। निफ्टी पे मैं एक्सपेक्ट मतलब एक रेजिस्टेंस था 26,233, वहां पे जाके अटका है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि इसी मूव में 26,325 तक आ जाएंगे। तो निफ्टी जरा सा पीछे रह गई है 100 पॉइंट, लेकिन बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपना टारगेट कर लिए। ऑल टाइम हाई 60,114 का था, 60,062 का हाई बन चुका है। और यहाँ से भी मैं बेरिश नहीं हूँ, जो भी डिप्स पे बुलिश एविडेंस मिलेगा आई वुड बी अ बायर। एफआईआई डेटा जिस हिसाब से शॉर्ट है, मैं इक्का दुक्का इंट्राडे इधर उधर के स्कैल्पिंग शॉट भले देख लूं, बट मैं कोई बहुत शॉर्ट्स नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, चलिए सवाल शुरू करते हैं। चेतन गोयल जी का सवाल है, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस ₹250 पर लिए हुए हैं। प्रशांत सर, इसको बाय करें या इन्होंने बाय किए हुए हैं, होल्ड करें या एग्जिट करें? देखो, मैं हाउसिंग फाइनेंस में बहुत बुलिश हूँ आके आगे 12 महीने के हिसाब से। बट अगेन जीआईसी पे उतना कुछ खास बुलिश नहीं हूँ। जो अग्रेशन मुझे एसबीआई, एचडीएफसी बैंक जहाँ पे उनके हाउसिंग पोर्टफोलियोज में दिखता है, या बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है जीआईसी हाउसिंग के लिए और एलआईसी हाउसिंग के लिए, आई वुड लाइक टू गो ऑन प्ले विथ वन। अगर प्ले करना ही है तो बजाज हाउसिंग कैन बी वन स्टॉक। 95 के आसपास मिल रहा है। ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, ग्रुप बहुत स्ट्रांग है, एग्रेशन भी है। और अगर इसको प्ले करना है तो आई थिंक वन शुड गो फॉर दिस। अदरवाइज एसबीआई, एचडीएफसी को एक मीनिंगफुल रेशियोज में अगर देके उसको अगर हाउसिंग प्ले करना है, आई थिंक दैट कैन आल्सो बी ए गुड थीम टू ऐड ऑन। तो आई एम नॉट सो बुलिश ऑन जीआईसी। चार्ट्स पे शायद अंशुल जी बता पाएंगे, बट ऑन ए फंडामेंटल बेसिस आई थिंक बजाज हाउसिंग फाइनेंस, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक, या हाउसिंग फाइनेंस का थीम खेलने के लिए तीन स्टॉक्स को लेना चाहिए। अंशुल जी, चार्ट पर कैसा लग रहा है? तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस में वही फ्री फ्लोट वाली दिक्कत है। अभी 11% है, 25% होने तक का वो ओवरहैंग बना रहेगा। तो एनी डे में जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस प्ले कर लूंगा। वहां पे थोड़ा सा पैटर्न ठीक ठाक है, पुल बैक 195 210 की जोन तक आते हुए दिख रहा है। तो एक बार शॉर्ट टर्म में तो बॉटम हिट किया है मंथली पे, पुल बैक जा सकता है 195 205 रुपए का। ठीक है, अगला सवाल हमें मेरा है, मोरपैन लैब पर 61 का बाइंग क्लाइमैक्स हुआ है, एग्जिट लेवल, और शुड आई आस्क क्वेश्चन एट दैट लेवल? ये मनीष शाह जी का सवाल है। अंशुल जी, ये थोड़ा टेक्निकल है और बाइंग क्लाइमैक्स आप थोड़ा ज़्यादा डीपली देखते हो। मोरपैन लैब पर कुछ लग रहा है क्या, बाइंग क्लाइमैक्स हुआ है? बाइंग क्लाइमेक्स 73 पे हुआ था, उसका टारगेट 38 रुपए था जो आ चुका है। तो अब तो डाउन साइड ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। 38 टूटा तो फाइनल एक लास्ट टारगेट 31 रुपए का है, वो कर लेगा। लेकिन वीकली और मंथली पे जिस हिसाब का हैमरिश काइंड ऑफ पैटर्न बना है, 46 तक बाउंस बैक कर सकता है। ठीक है। इरफान काजी साहब का सवाल है, वी मार्ट 880 में कुछ शेयर लिए हुए हैं। प्रशांत सर, इन वी मार्ट और ये सारे जितने भी सर रिटेल चेन वाले शेयर हैं, एक रेंज में फंसे हुए हैं, क्या करें अभी? आई थिंक फंसने का कारण सिंपल है, मार्जिन बन नहीं रहे हैं। और जिस तरीके से वीमार्ट का मार्जिन देखोगे तो हाईएस्ट टू हाईएस्ट उन्होंने 12, 15, 16% तक बनाए थे। और सितंबर में आपने अगर उसके बेटा मार्जिन देखोगे तो ऑलमोस्ट लेस देन 9% में आसपास आ चुके हैं। तो ये किसी पूरा इंडस्ट्री का प्रेशर है, नॉट ओनली वीमार्ट के लिए। तो वो हिसाब से आई थिंक कंटिन्यूसली थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड रहेगा शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए। बट लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक अगेन वैल्यूएशन को मद्देनजर रखते हुए तो आई थिंक यहाँ पे पॉजिटिव आउटलुक लेना चाहिए। बट आई विल वेट फॉर Q3 अर्निंग्स। Q3 अर्निंग्स में अगर मार्जिन थोड़े से इंप्रूव हो जाते हैं, 10 प्लस भी अगर एबिटा मार्जिन तक आ जाते हैं, तो आई थिंक देन ओनली 50 रुपए ऊपर होगा तो भी चलेगा लेने के लिए। बट आई थिंक आई विल वेट एंड वॉच फॉर Q3 अर्निंग्स, देन टेक ए पॉजिटिव कॉल। अगर किसी ने ऑलरेडी ले चुके हैं तो प्लीज मेंटेन स्टॉप लॉस। आई थिंक स्टॉप लॉस यहाँ से 640 660 के आसपास आ जाना चाहिए, एंड होल्ड फॉर द Q3 अर्निंग्स। ठीक है सर, और आगे सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमें मिला है, एवेंटेल पर 194 का लिया हुआ है चेतन साहब ने, होल्ड या एग्जिट? 157 चल रहा है। अंशुल भाई, अक्सर ये रिजल्ट के समय पर ही शेयर चलता है। हालांकि आप इसका क्वार्टरली मूव देखोगे ना, तो जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में ऐसे मूव बड़े दिखते हैं आपको। इस काउंटर पर राय आपकी? सर अवेंटेल में कप कैंडल ब्रेकआउट आया था 241 दिन का 190 पे, उसको फेल किया लॉन्ग लिक्विडेशन के
लगभग टारगेट्स कंप्लीट किया 140 तक और अभी पुल बैक दे रहा है, तो 171 तक पुल बैक दे सकता है। 171 पे दोबारा सवाल पूछना चाहिए, अगर उसको क्रॉस किया तो फिर सेकंड अटेम्प्ट 190 का ब्रेकआउट मारेगा, वहां पे फेल हुआ तो फिर 140 तक आएगा, तो 171 के आसपास जरूर सवाल पूछना चाहिए। ठीक है। सुमित मिश्रा जी का सवाल है, एक्सिस बैंक 1232 रुपए के लिए हुए हैं, इस पर क्या टारगेट सजेस्ट करेंगे प्रशांत सर? आई थिंक ऑलरेडी स्टॉक ने अच्छा खासा परफॉर्म कर दिया है, तो आई थिंक टारगेट के हिसाब से देखोगे तो 1320 1340 तक जाना चाहिए फॉर कंसिडरिंग फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स एज ए अपॉर्चुनिटी पोजिशनल कॉल। उसके ऊपर मुझे मुश्किल लग रहा है, एक बार दिए फिर ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल जाता है तो आई थिंक वहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। बाकी सेक्टर में बहुत बुलिश हूँ मैं, जिस तरीके से मैंने ऑलरेडी जो हाउसिंग फाइनेंस की सबसे बात किया था, एचडीएफसी एसबीआई, आई थिंक बैंकिंग का एक्सेस का भी अच्छा खासा हाउसिंग पोर्टफोलियो है, तो आई थिंक वहाँ पे भी अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। टाइम बिंग 1320 1350 कैन बी बेस्ट टारगेट। अगला सवाल हमें मिला है इटर्नल पर, यहाँ पर 258 के रेट के कुछ 500 शेयर खरीदे हुए हैं अनुज सिंह जी ने। सर क्या टारगेट रखें? अंशुल जी। इटर्नल में एक 299 का टारगेट लगा सकते हैं फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए, 50 डे मूविंग एवरेज वहीं पे है, वहां जाके डिसाइड होगा कि पुल बैक एक्सटेंड करेगा या नीचे आएगा। तो फिलहाल 299 300 की जोन आते हुए दिख रही है, क्योंकि 50 वीक मूविंग एवरेज से बाउंस बैक कर रहा है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है गोदावरी पावर पर, महेश जी का है, इसमें बाय कर सकते हैं क्या प्रशांत सर? आई थिंक कर सकते हैं विद बेसिक स्टॉप लॉस ऑफ 249। मोमेंटम अच्छा है, आई थिंक जिस तरीके से आयरन कोर पैलेट्स और स्पंज और स्टील पैलेट्स वायर रॉड्स एंड ऑल ये सब चीजें मुझे लगता है कि अच्छा खासा ग्रोथ आना चाहिए सेगमेंट में। और विद रिस्पेक्ट टू सितंबर अर्निंग देखते हैं तो थोड़ा अच्छा खासा पिटा हुआ था ये इन टर्म्स ऑफ एबिटा मार्जिन। आई थिंक ऑन द होप ऑफ बेटर देन एक्सपेक्टेड Q3 अर्निंग्स शायद गोदावरी पावर यहाँ से लेने लायक बनता है मुझे, और प्राइस ऑलरेडी दिखाना चालू हो चुकी है, बट स्टिल स्टॉप लॉस 249। ठीक है। संदूमा के शेयर में बताइए, संदूर मैग्नीज के बारे में अंशुल जी, विनोद पुरोहित जी पूछ रहे हैं। तो संधुआ में 3 बार टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं, आज फिर सुबह बाय दिया था, रिस्क फ्री हो चुके हैं। यहाँ से अब अपडेटेड आपका स्टॉप लॉस आज का लो ही होना चाहिए 246। तो अगर पुरानी कोई भी होल्डिंग है जो भी है, 246 का आपका अपडेटेड स्टॉप लॉस है, वो कटता है तो प्रॉफिट बुक करके निकलिए। ऑन द डिप्स फिर टाइट रेंज में बाय देखेंगे। जो वीकली पे कप कैंडल पैटर्न और वीसीपी का कप कैंडल पैटर्न और फ्लैग का ब्रेकआउट है 219 रुपए का, उसका फर्स्ट मूव प्ले आउट हो चुका है। हीरो मोटो याद कर लीजिए, फर्स्ट मूव के बाद ब्रेकआउट तक पुल बैक दिया था, तो ये भी अगर आज लोएस्ट पॉइंट पे क्लोज करता है तो पुल बैक इनटू ब्रेकआउट पॉइंट देगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्रशांत सर इसके बारे में बताइए। पल मखीजा साहब का सवाल है, इसमें जो ओएफएस आया था उसके बाद अब क्या एक्टिविटी रखनी चाहिए? क्या ओएफएस से डरना चाहिए कि गवर्नमेंट और यहाँ पर स्टेक बेचेगी? सर वो तो हर्डल रहेगा ही हमेशा ऐसे कंपनी में जहाँ पे आई थिंक शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो 73 आ चुका है अभी, तो आई थिंक वो एक एडिशनल सेल ऑफ जो 75 के ऊपर है वो निकल चुका है अभी। आई थिंक आई डोंट एक्सपेक्ट मोर सेल ऑफ, बट अगेन गवर्नमेंट कभी भी अपना डिसीजन चेंज कर सकता है टू रिड्यूस देयर स्टेक। बट जिस तरीके से राइट इश्यू के बाद अच्छा खासा मोमेंटम आया हुआ, राइट इश्यू में भी अच्छा खासा डिमांड आया था ये शेयर के लिए, सो वेरी पॉजिटिव ऑन दैट। डिस्पाइट मेरा पीएसयू पे बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू रहा हुआ है, मैं 3-4 दिन से बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे फोकस कर रहा हूँ। आई थिंक यहाँ से मोमेंटम एटलीस्ट 72-75 तक जाना चाहिए कंसिडरिंग द Q3 अर्निंग्स एज वेल एज सेक्टर इज वेरी स्ट्रॉन्ग टू ग्रो। आई थिंक ये जो पूरे साल है नया जो साल कैलेंडर ईयर, मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स में अच्छा खासा मोमेंटम आना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर वैसे भी प्रशांत सर शुरुआत में ही ये बैंकिंग के जब नतीजे आते हैं तो सबसे शुरुआत में ये बैंक भी अपने नतीजे दे देता है, और बिल्कुल आपने सही बात कहा सर, 79.6 से अब 73.6 आ गया, तो जो 75% वाला रेगुलेटरी हर्डल था वो तो अब पार हो चुका कि अब शायद गवर्नमेंट स्टेक नहीं बेचे। एटलीस्ट अगर ज़रूरत होगी तो अलग बात है, लेकिन वैसे तो यहाँ ज़रूरत अब रेगुलेशन के हिसाब से नहीं है। अब अगर रिजल्ट्स की बात करें सर, तो कैसे देख रहे हो आप सरकारी बैंक वर्सेस प्राइवेट बैंक, कैसे नतीजे आने वाले बैंकिंग शेयरों के? वेरी पॉजिटिव। जिस तरीके से मैं 3-4 मैंने नंबर्स देखे हैं, आज ही शायद वो बिजनेस अपडेट आए थे उनके डिपॉजिट ग्रोथ और क्रेडिट ग्रोथ के हिसाब से ऑलमोस्ट 10 to 12-13% के आसपास उनका एक अच्छा डिपॉजिट ग्रोथ आ रहा है। अगर ये ग्रोथ को मानते मैं जा रहा हूँ कि पीएसयू ग्रोथ है, पीएसयू बैंकों में ग्रोथ है, तो ऑब्वियसली प्राइवेट बैंकिंग में थोड़ा सा मैं न्यूट्रल हूँ।
ज़्यादा मुझे एग्रेसिव मोमेंटम वहाँ पे लग नहीं रहा है। बट सेक्टर एज ए कंसर्न बैंकिंग में देखना है तो ये साल पूरा पीएसयू के लिए फोकस कर रहा हूँ। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और ये जो महाबैंक है ये, और एक यूनियन बैंक, ये चारों बैंक में मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। और मेजरली बैंक ऑफ बड़ौदा में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 330 340 तक मोमेंटम में आना चाहिए। आई थिंक जितना मोमेंटम बैंक ऑफ बड़ौदा में आ रहा है उतना मोमेंटम एसबीआई में नहीं आ रहा है। एसबीआई इज अगेन हैविंग ए टारगेट ऑफ 1020 1050 के आसपास, बट अगेन मेजर मोमेंटम जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में आ सकता है। तो आई एम वेरी मच बुलिश ऑन द पीएसयू सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा और सर ने बता दिया कि कौन से पीएसयू काउंटर होंगे जहाँ पर कि आपको मूव देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन आईटीसी एलिस जी का सवाल है, इनके पास 351 रुपये के कुछ शेयर पड़े हुए 500। अंशुल भाई, पिटाई काफ़ी हो गई है और हमने डिटेल में भी बात की। आज 348 रुपये का इसमें लोएस्ट टारगेट था। तो चलिए, अंशुल जी से शायद संपर्क एक बार के लिए टूट गया है। एक अगला काउंटर मैं अंशुल जी से इस पर टेक्निकल व्यू लूँगा, क्योंकि फंडामेंटल व्यू तो हमने ले ही लिया प्रशांत सर का। एनवायरो इंफ्रा, परमीत सिंह जी का सवाल है। 195 रुपये की इनकी बाय प्राइस है, 10,000 शेयर हैं। प्रशांत सर, इस काउंटर पर आपकी राय? वेरी पॉजिटिव। जिस तरीके से वेस्ट वाटर मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट के ऊपर जो गवर्नमेंट का फोकस है और कंपल्सन डाला हुआ है बहुत सारे कंपनीज के ऊपर, आई थिंक इनका बिजनेस मॉडल एक सही दिशा में जा रहा है। बट अगेन ऑब्वियसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर वॉलेटिलिटी रहती है ऑर्डर बुक्स लेने में, एग्जीक्यूशन करने में, तो वो एक कंसर्न रहेगा। बट जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ लास्ट 4 क्वार्टर, दिसंबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 तक अच्छा खासा टॉप लाइन ग्रोथ भी हुआ है, एबिटा मार्जिन भी ग्रोथ हुआ है। आई थिंक ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। मेरे हिसाब से स्टॉक कैन डू वेरी वेल फ्रॉम द करंट लेवल। यस, शॉर्ट टर्म में ज्यादा मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट एज ए साल भर के हिसाब से देखोगे तो जो उनका ऑल टाइम हाई था 340, आई थिंक वो भी एक व्यू बन सकता है इस कंपनी के लिए। तो ओवरऑल होल्ड द पोजीशन। अगर आपका लॉसेस बहुत हो रहा है तो आई थिंक वहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है 200 रुपए के आसपास इसको एक एवरेज करके एक आपका कॉस्ट ऑफ बाइंग कम भी करने के लिए। तो ओवरऑल वेरी बुलिश ऑन द सेक्टर एज वेल एज ऑन द कंपनी। ठीक है अंशुल जी, एक बार आईटीसी का चार्ट देखकर बताओ, क्योंकि 2 दिन में लगातार अच्छी तेज गिरावट आ गई है। प्रशांत सर ने बोला कि स्कैटर्ड वे में बाय करें। एक बार वो ग्राफिक्स भी दिखा दीजिए जहां पर कि 7-8 ब्रोकरेज हाउसेस के जो बाय सेल रिपोर्ट जो भी आई हैं, क्योंकि इसमें 8 ब्रोकरेज हाउसेस के हमने नज़रिया देखने की कोशिश की, जहां पर कि जो लोएस्ट टारगेट आ रहा है इस पूरे एक्साइज ड्यूटी बढ़ने की खबर के बाद से, तो लोएस्ट टारगेट 348 का है, हाईएस्ट टारगेट 504 रुपये का है B&K का, और मैक्यूरी का भी जो टारगेट है वो 500 रुपये का है। लेकिन सबने टारगेट्स जो पुराने वाले थे वो घटा दिए हैं ज़्यादातर रिसर्च हाउसेज ने। अंशुल भाई, कहाँ लग रहा है ये काउंटर कहाँ बॉटम बनाएगा? सर आईटीसी आपको याद होगा पूरा ये एफएमसीजी और रियलिटी में 6 महीने से बोल रहा हूँ कि बहुत वीकनेस दिखने के लिए मिल रही है। हालांकि मैं आईटीसी 2 दिन में इतना क्रैक नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट 358 का लेवल हमने डिस्कस किया था मंथली पे स्विंग लो मार्च 2024 का, कि ये वहीं पे 50 मंथ मूविंग एवरेज है, वहीं पे स्विंग लो है मंथली का, 358 तक आएगा। झटके में आ जाएगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था, झटके में आ गया, 50 मंथ मूविंग एवरेज पे है, तो यहाँ से बट नेचुरल है कि डाउन साइड अरेस्टेड रहेगी, अपसाइड धीरे धीरे आएगी, क्योंकि एकदम से हड्डी टूटी है तो तुरंत ही आदमी दौड़ने नहीं लगेगा। तो स्लो एंड स्टडी चाहे तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, या फिर अभी एफएमसीजी इंडेक्स जब तक स्ट्रेंथ नहीं दिखाता है तब तक एफएमसीजी इंडेक्स से सीएनएक्स, एक मिनट मैं आपको एफएमसीजी इंडेक्स के लेवल बताता हूँ। एफएमसीजी इंडेक्स में 54,000 का ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट कर रहे थे, 54,066 का, जो कि कल आया है। तो एफएमसीजी इंडेक्स में अभी 50,200 तक की डाउन मूव बची हुई है, यानी यहाँ से मान के चलिए कि 7-8% की डाउन साइड है। अगर 7-8% डाउन साइड आती है तो लार्ज कैप स्टॉक में 8-9-10% की डाउन साइड। अब आईटीसी में भले यहाँ से ना आए, बट अब नेक्स्ट प्राइम टारगेट वो है आपका हिंद यूनिलीवर। हिंद यूनिलीवर में अगली डाउन, मतलब ये 50,200 का टारगेट प्रोबेबली आपका हिंद यूनिलीवर अचीव कराएगा, क्योंकि इंडेक्स मैनेजमेंट के लिए आईटीसी टूटा है, हिंद यूनिलीवर चल रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज 2360 तक आ सकता है। 2360 के आसपास से जब भी सेलिंग आएगी 2255 और 2064, तो नेक्स्ट लेग में नेक्स्ट फॉल जो एफएमसीजी में आनी है वो प्रोबेबली हिंद यूनिलीवर कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है प्रशांत सर, सोनू खान जी का सवाल है विप्रो पर। 270 रुपये के इन्होंने लिए हुए हैं। काउंटर में मूव तो मिला सर आईटी के साथ था, लेकिन 270
के ऊपर रिटर्न नहीं मिल पा रहा है इनको, क्या करें? होल्ड एंड वॉच। आई थिंक आईटी इंडस्ट्री अभी एक अच्छा पॉजिटिव मूव में जाना चालू हो चुका है। आई थिंक Q3 अर्निंग्स अच्छे खासे आने चाहिए। जिस तरीके से एसेंचर ने जो उनका रिजल्ट दिया था यूएस में, उन्होंने अपना एक गाइडेंस भी ज़्यादा घटाया नहीं है और बढ़ाया भी नहीं है, उन्होंने आउटलुक बहुत स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है। और जिस तरीके से BSFI सेगमेंट जो इंडिया आईटी कंपनी सर्विस करता है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, वहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देख रहे हैं। और आने वाले जो यूएस में जो इंटरेस्ट कट सिनेरियो है, वहाँ पे जो क्लाइंट्स ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन आईटी कंपनीज, उनका एक मानना है कि उनका जो क्लाइंट स्पेंडिंग रेशियो है वो बढ़ने वाला है। वो अजम्पशन से मुझे लगता है कि ऑलरेडी ये स्टॉक थोड़ा सा परफॉर्म कर चुका है। आप देखोगे एक महीने का चार्ट देखोगे तो 240 से लेके 270 तक आ चुका है। आई थिंक द ट्रेंड इज पॉजिटिव। आई थिंक 300 कैन बी ए नियर टर्म टारगेट एटलीस्ट फॉर 1 or 2 quarters, बट ये स्लो मूवर रहेगा। डोंट एक्सपेक्ट सडन जंप ऑफ 5-10% फ्रॉम द करंट लेवल्स। 6 महीने का व्यू के हिसाब से 300-310 तक मोमेंटम आ सकता है। एक सुपर चैट मिली है हमें यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस पर अंशुल जी 690 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने, इसमें क्या टारगेट स्टॉप लॉस रहेंगे? श्रीराम फाइनेंस में अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी भी रिवाइज नहीं हुआ है, वही 949 का ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। 999 का टारगेट हो चुका है, अगला प्रोबेबली 1050 का आपको मिल सकता है। तो 1050 के आसपास तक प्ले करना है तो 949 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। लेकिन अब लॉजिकली 40 रुपए का टारगेट बचा है और 60 रुपए नीचे स्टॉप लॉस है, तो मैं धीरे धीरे पोजीशन स्केल करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है शंकर सिंह जी, प्रशांत सर आपको हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं, और प्रणाम विवेक जी, प्रशांत जी हैप्पी न्यू ईयर सर। आपको भी शंकर सिंह जी नया साल मुबारक, और हमने आपकी जो शुभकामनाएं हैं वो प्रशांत सर को बता दी हैं। प्रशांत सर कुछ संदेश? थैंक यू वेरी मच, और आई होप कि आपके चैनल पे जो आया हुआ मनी 9 के ऊपर अपने जो व्यूज पूछ रहे हैं उसके हिसाब से हमारा जो आउटलुक रहेगा उसके हिसाब से आपका पोर्टफोलियो और वेल्थ अच्छा बने। सो दिस इज द विश फ्रॉम आवर साइड एंड ऑल द बेस्ट। बिल्कुल सर। और ग्लोबस स्प्रिट्स, प्रशांत सर जब न्यू ईयर की बात आती है तो पार्टी वगैरह की बात आती है। ग्लोबस स्प्रिट्स ने अच्छी स्प्रिट दिखाई थी और काउंटर काफ़ी तेज़ी से चला भी लास्ट वीक का, आई थिंक इसी वीक में चला है। नतीजे भी आ रहे हैं सर इस कंपनी के, आई थिंक जल्द में ही। बताइए सर इस पर क्या व्यू रहेगा? ओवरऑल जो स्पिरिट सेगमेंट है और बिवरेज सेगमेंट में मैं उतना कुछ खास ग्लोबस पे फोकस नहीं करता हूँ, बिकॉज यूनाइटेड स्पिरिट्स, रैडिको, अलाइड बेंडर्स, ये तीनों स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो रैडर में हैं, तो वहाँ पे फोकस करना चाहिए। बट अगर मोमेंटम अच्छा आ चुका था, नीचे से अच्छा कवर अप हो चुका है, इफ द व्यूअर इज इन प्रॉफिट, आई थिंक यहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए। जो भी वॉल्यूम एक्सपेक्टेड होगा ये जो दिसंबर एंड में, आई थिंक वो प्राइस इन हो चुका है। जिस तरीके से नीचे से ये कवर अप हो चुका है 950 से लेके ऑलमोस्ट 1160-70 तक, मुझे लगता है कि मोमेंटम यहाँ फेज आउट हो जाएगा। बेस्ट के सिनेरियो में फिर भी 1100 कैन बी अ टारगेट। इसके नतीजे आ रहे हैं सर 9 तारीख को, और 5 तारीख को आ रहे हैं जीएम ब्रेवरीज के। 6 जनवरी को जीएम ब्रेवरीज के आ रहे हैं और 9 तारीख को इसके आ रहे हैं, यानी कि लिकर सेगमेंट इस बार लीड करने वाला है पहले 4 दिन में, क्योंकि सबसे पहले नतीजे इन्हीं कंपनीज के देखने के लिए मिलेंगे। जीएम ब्रेवरीज तो अक्सर देता आ रहा है, लेकिन ग्लोबस स्पिरिट्स इतना जल्दी रिजल्ट देगा सर, कोई खास वजह होती है? कई बार होता है ना कि कोई कंपनी रिजल्ट्स की डेट थोड़ा जल्दी अनाउंस कर दे तो दिमाग में कुछ बातें उठती हैं कि नतीजे अच्छे आ रहे हैं, बुरे आ रहे हैं, कोई बड़ी अनाउंसमेंट आ रही है। ऐसा कुछ उम्मीद कर सकते हैं ग्लोबस स्पिरिट्स से? आई थिंक यस, एक तो आपने राइटली बताया कि अच्छे रिजल्ट्स को जल्दी बताने से और मार्केट के मूड के हिसाब से अगर उनको जल्दी बोल दोगे तो वो चीज मार्केट के मूड के हिसाब से पॉजिटिविटी इंपैक्ट आ जाता है। तो वन एक्सपेक्टेशन इज कि अच्छे नतीजे हैं। मगर कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट से तो आई थिंक बिफोर अनाउंसिंग दी रिजल्ट के दिन पे उनको एक्चुअली अनाउंसमेंट देना पड़ता है कि ये जो आने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग जहाँ पे क्वार्टरली अर्निंग्स आते हैं उसके साथ हम लोग बोनस या कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं, ये अनाउंसमेंट पहले से आ जाता है। देयर विल बी नो बिग सरप्राइजेस, बट अगेन अगर अच्छा खासा प्रॉफिट किया हुआ है तो आई थिंक दे कैन बी स्पेशल डिविडेंड एंड ऑल, वो क्या है वो शायद सरप्राइज ले आ सकता है। बट टाइम बिंग कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट के हिसाब से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट अगेन एक स्ट्रांग मूव एटलीस्ट 700 तक आ सकता है। ठीक है सर, क्योंकि जिस तरह के नतीजे दिए थे इस कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में, पिछले 2 क्वार्टर में, वो बड़े ज़बरदस्त नतीजे दिए। 19 करोड़ और 23 करोड़ के प्रॉफिट दिए। अदरवाइज़ इनका जो प्रॉफिट था 2 करोड़, 1 करोड़, 6 करोड़ इस तरह का दिखा रहा है। हालांकि जून 2024 में 16 करोड़ का था। अब देखना होगा, इंटरेस्टिंग है सर YOY ग्रोथ किस तरह की कंपनी दर्ज कराती है।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमें मिला है ज्योति लैब पर। 1400 शेयर है, 375 रुपये के भाव के, ऐड करूं या नहीं, या लॉस बुक करना पड़ेगा? अंशुल जी। ज्योति लैब, JYOTHY। JYOPH। हाँ, वो THY H आ जाता है इसमें, इसकी वजह से। नहीं, ज्योति लैब ऐड नहीं करना चाहिए। एक बाउंस बैक प्ले करना है 305 310 तक तो कर सकते हैं, क्योंकि बाउंस बैक ड्यू है। वीकली चार्ट पे नॉन स्टॉप 345 से पिटते 281 आया है, तो 305 305 में 50 डे मूविंग एवरेज है, वहां तक बाउंस बैक कर सकता है, बट उससे ज्यादा मेरे को नहीं लग रहा, क्योंकि ब्रेकडाउन जो आया था 305 का, उसका टारगेट करीब करीब 220 रुपए, तो पुल बैक के बाद 220 आएगा। उतना 25 रुपए के लिए प्ले करना है तो कर सकते हैं। ठीक है प्रशांत सर, लास्ट क्वेश्चन 2026 के लिए कोई ऐसा काउंटर बता दीजिए जो आपने सोच के रखा हुआ है कि ये तो मैं लूंगा ही लूंगा, या ले भी लिया हो तो बता दीजिए। आई थिंक दो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, एक तो टेनेको इंडस्ट्रीज, क्लीन एयर इंडिया जो है वो पुणे बेस्ड कंपनी है। दे आर इनटू क्लीन एयर सर्विसेज फॉर ऑल दी ऑटोमोबाइल कंपनीज। मुझे लगता है कि वहाँ पे अच्छा फोकस करना चाहिए। आप देखो लास्ट 3-4 दिन से स्टॉक ने अच्छा खासा परफॉर्म भी किया और आज ऑल टाइम हाई के आसपास है। और अनदर वुड बी ईकस इंडिया लिमिटेड। आई थिंक वो एक साउथ इंडियन बेस्ड कंपनी है जहाँ पे एरोस्पेस में वो अच्छा खासा प्रेजेंस लेके रहा है। AEQUS, यस, अच्छा, ये कंपनी मुझे अच्छा इकस। लग रहा है। आई एम वेटिंग फॉर द राइट प्राइस फॉर इकस। आई थिंक 125 120 के रेंज में मुझे लेना है, बिकॉज आईपीओ भी वही भाव पे आसपास था। आईपीओ के बाद अच्छा चला, ये फिर से नीचे आ चुका। आई थिंक आने वाले जो रिजल्ट है थोड़े से अंडर कंप्रेस रहेंगे, तो आई थिंक वो रिजल्ट के टाइम पे मुझे 120 125 के आसपास मिलेगा, तो दैट विल बी द लेवल वेयर I would like to be very much bullish to buy these stocks. So these two stocks I have decided to buy for my clients. मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो तो कुछ रहेगा नहीं, बिकॉज आई एम ए डायरेक्टली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर।